डाबर की शुरुआत साल 1884 में कोलकाता से हुई थी। उस समय भारत में प्लेग, कॉलरा और मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही थीं और यहीं पे इसके फाउंडर एस.के. बर्मन ने कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाए जो कि लोगों को बहुत ही जल्दी फायदा देने लगे थे और बहुत ही जल्द डाबर भारत के घर घर का प्रोडक्ट बन गया। आज 130 साल बाद डाबर दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक और नेचुरल केयर कंपनी है जिसका रेवेन्यू करीब 10,000 करोड़ रुपए है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डाबर एक एफएमसीजी कंपनी की तरह भी उभरी है जो अपने रेगुलर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ टूथपेस्ट, स्किन केयर और रियल जूसेज जैसे कई प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रही है। लेकिन डाबर यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहती है, वो अपने आप को और कई सेक्टर्स में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्होंने एक्विजिशन स्ट्रेटेजी का यूज किया इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज में एक्सपेंड करने के लिए। अभी हम हाल ही में देखें तो अक्टूबर 2022 में डाबर ने बादशाह मसाले को एक्वायर किया। बादशाह मसाला भारत की लीडिंग मसाले की कंपनी है और इसके एक्विजिशन के बाद डाबर भारत के मसाले के मार्केट में भी एंटर कर चुका है। एक्चुअली भारत का जो एफएमसीजी मार्केट है उसमें 60% फूड प्रोडक्ट हुआ करते हैं और जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, उस तरीके से लोग और ज्यादा अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट छोड़ के ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको सिंपल समझे तो लोग अब खुले मसाले छोड़ के अब लोग पैकेट वाले मसाले खरीदना शुरू कर चुके हैं। तो डाबर को यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है खुद को पतंजलि और हिंदुस्तान यूनिलीवर के सामने एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन डाबर की एक्विजिशन स्ट्रेटेजी इनके कंप्लीट स्ट्रेटेजी का बस एक छोटा सा पार्ट है। डाबर एक्चुअली अपने आप को पूरी तरीके से रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रही है भारत के आज के यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डाबर जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, वो अपने आप को फूड और पर्सनल केयर के मार्केट में क्यों एक्सपेंड करना चाहती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि डाबर ये सारी चीजें कैसे करेगी, किन स्ट्रेटेजी के थ्रू करने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको भारत का पूरा एफएमसीजी मार्केट बहुत ही क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। दांतों की करे हिफाजत मोती सा चमकाए। डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिल जाए। मजबूत दांतों के लिए 9 करोड़ से अधिक भारतीयों का भरोसा, डाबर लाल दंत मंजन। डाबर च्यवनप्राश, जरूरत नहीं। डाबर का ये नया अवतार उनकी आयुर्वेद की तरफ बढ़ती हुई समझ को दिखाता है। अगर हम आयुर्वेद को चरक संहिता के अनुसार समझे तो आयुर्वेद का मतलब होता है आयुर मतलब लाइफ और वेद का मतलब होता है नॉलेज मतलब लाइफ की नॉलेज। अब यहाँ पे आयुर्वेद बताता है कि हम जो भी चीज खाते हैं या जो भी चीज हम यूज करते हैं वो बिल्कुल नेचर के करीब होना चाहिए और ये स्ट्रेटेजी डाबर को समझ में आ चुकी है। इसीलिए डाबर किचन एसेंशियल्स की कैटेगरी में एंटर कर रहा है, जैसे कि व्हीट फ्लोर, टी, एडिबल ऑयल और बादशाह मसाले को एक्वायर करने के बाद अभी स्पाइसेस मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं। डाबर अब अपने हर कंज्यूमर प्रोडक्ट के थ्रू उसकी प्योरिटी, उसके हर्बल प्रॉपर्टीज और इसके साथ ही उसके आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट की तरफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले पतंजलि ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब बाबा रामदेव ने अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए थे तो उन्होंने यही बोला था कि ये सब आयुर्वेदा प्रोडक्ट है और आप लोग इन्हीं को यूज करिए और इन्हीं स्ट्रेटेजी से रामदेव ने अपना प्रोडक्ट एस्टैब्लिश किया था मार्केट में। यहाँ पे डाबर की अगर हम सबसे बड़ी पावर देखने की कोशिश करें तो वो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पिछले 130 साल में डाबर ने अपने ब्रांड को भारत के हर एक गांव में एस्टैब्लिश किया है और भारत और पूरे दुनिया के मार्केट में करीब 70 लाख से ज्यादा दुकानों पे डाबर के प्रोडक्ट मिला करते हैं। तो डाबर अपने सारे प्रोडक्ट को अब इन चैनल्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और एक मैसेज दे रहा है कि प्रोडक्ट हमारा जो भी होगा वो बिल्कुल क्लोज टू नेचर होगा और बिल्कुल प्योर होगा। और डाबर यहाँ पे सिर्फ नए प्रोडक्ट्स ही नहीं ऐड कर रहा है, उसके जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी एक नई स्टोरी के थ्रू वो लोगों तक अपना प्रोडक्ट लेकर जा रहा है। इसके साथ ही उसने अपनी पैकेजिंग बिल्कुल ग्लैमरस कर दिया है और वो लोगों को अपने सारे प्रोडक्ट अब ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक और कस्टमर इनसाइट समझ में आया है कि जो भी आज यंग जनरेशन है वो सारी चीजें अब ऑनलाइन खरीदने की कोशिश करती है। पतंजलि की तरह ही डाबर एफएमसीजी प्रोडक्ट को आयुर्वेदा से जोड़ के लोगों तक एक फ्रेश नैरेटिव पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसके थ्रू वो अपने पुराने कस्टमर को रिटेन तो कर ही रही है, इसके साथ ही अब वो नए यंग जनरेशन को भी अपने साथ जोड़ने में सफल हो रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि डाबर अपने आप को मल्टीपल सेक्टर में क्यों एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, साल 2006 में शुरू हुई पतंजलि ने सबसे ज्यादा डेंट डाबर के ही मार्केट शेयर को पहुंचाया और बहुत ही कम सालों में उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी।
फिर चाहे वो ओरल केयर हो, जूसेस हो, हेयर केयर हो या फिर च्यवनप्राश हो, हर जगह डाबर को पतंजलि ने डेंट पहुंचाया। अगर हम भारत का एफएमसीजी मार्केट देखने की कोशिश करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के बाद पतंजलि तीसरी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और डाबर यहां पे चौथे पोजीशन पे आती है। ऐसा नहीं है कि पतंजलि ने अपने लॉन्च के साथ सबसे ज्यादा नुकसान डाबर को ही किया, उन्होंने आईटीसी और एचयूएल को भी काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन एचयूएल और आईटीसी के पास सबसे बड़ा फायदा था वो बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया करते हैं, लेकिन डाबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो एक सिंगल सेक्टर में ही काम किया करती थी। इसी वजह से डाबर कभी अपना मार्केट शेयर बढ़ा ही नहीं पाई और यहां पे एचयूएल और आईटीसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। डाबर के रीइन्वेंशन के पीछे जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि कोविड के आने के बाद अचानक से भारत में आयुर्वेदा की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर हम लोगों का भी नेचर देखें तो लोग वो प्रोडक्ट खरीदने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं जिसमें आयुर्वेदा के इंग्रेडिएंट्स हो, मतलब लोग प्योर और नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। कपिवा जो कि एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, उन्होंने मार्केट का सर्वे किया और उन्होंने देखा कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आयुर्वेदा की डिमांड भारत में डबल हो गई है। इसके साथ ही भारत में हर 5 में से 4 लोग कोविड पैंडेमिक के बाद किसी न किसी तरह से आयुर्वेदा की तरफ बढ़े हैं। और इस सर्वे का तीसरा पॉइंट था कि भारत में 90% से ज्यादा लोग आयुर्वेदा पे ब्लाइंडली यकीन किया करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें आयुर्वेदिक के फायदे तो पसंद है, लेकिन उनको वही प्रोडक्ट चाहिए जो कि उनके डे टू डे लाइफ में यूज करना बहुत ही ईजी हो, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। इसको एक एग्जाम्पल से समझें, अगर जैसे कि हमें पता है कि अगर आटे में हम जौ अगर मिला दें तो वो आटा बहुत ही ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिटेड होता है, लेकिन आज की यंग जनरेशन ये दो चीजें खरीद के आटा और मिक्स करने नहीं जाएगी। अगर उनको मार्केट में कोई ऐसा ब्रांड मिलेगा जो कि जौ और आटा दोनों मिक्स करके एक आटा बना के अगर उनको पैकेट के फॉर्म में बेचेगी तो वो जरूर उसे खरीद के खाएंगे, लेकिन अगर उनको अलग अलग चीजें दिया जाए तो वो इन चीजों को नहीं खरीदेंगे। और यही चीज अभी तक डाबर डिकोड नहीं कर पा रही थी, जो कि वो बहुत ही क्लियरली समझ चुके हैं कि आज की यंग जनरेशन को हर चीजें बहुत ही ईजी फॉर्म में चाहिए, अगर उसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज हो तो भी उसको यूज करना ईजी होना चाहिए। इसके साथ ही डाबर के लिए कोविड-19 पैंडेमिक एक संजीवनी बूटी की तरह सामने आई, क्योंकि साल 2015 के बाद जहां डाबर का मार्केट शेयर बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया था, इनका रेवेन्यू बिल्कुल रुकता जा रहा था, वो कोविड-19 के बाद इसमें काफी बड़ा जंप आया है। डाबर के रीइन्वेंशन के पीछे तीसरा सबसे बड़ा रीजन है डाबर अपनी ब्रांड आइडेंटिटी पूरी तरीके से मार्केट से लूज करती जा रही थी। अगर हम साल 2018 के बाद देखें तो बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्रांड भारत में सामने आए हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो मामाअर्थ, इसके साथ ही हम देखें तो फॉरेस्ट एसेंशियल, इसके साथ ही कपिवा, ये कई ऐसे ब्रांड हैं जो कि पर्सनल केयर, बेवरेज, स्किन केयर जैसे प्रोडक्ट बेचा करते हैं। इन्होंने क्या किया, वही प्रोडक्ट्स मार्केट से उठाए, उसमें कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और उनको बिल्कुल आयुर्वेदा के तर्ज पे लोगों को बेचना शुरू किया। और आज की यंग जनरेशन ने उसे बहुत ही हाथों हाथ लिया और ये सारे ब्रांड बहुत ही जल्दी काफी बड़े रेवेन्यू जनरेट करने लगे। वहीं डाबर जो कि रियलिटी में आयुर्वेदा की सबसे बड़ी ब्रांड थी, वो अपने आप को अलग अलग प्रोडक्ट से जोड़ के नहीं बेच पाए अपना प्रोडक्ट, क्योंकि उनको ये स्ट्रेटजी पता ही नहीं थी। और नए जनरेशन के जितने ब्रांड्स आ रहे थे वो डाबर का मार्केट शेयर अब खाते जा रहे थे। इसको अगर हम एग्जांपल से समझे कि डाबर अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन कर ही नहीं रहा था, उनके जो लॉयर कस्टमर थे वो डाबर से बोल रहे थे कि आप अपने प्रोडक्ट्स में नए नए चेंजेस लेके आइए, लेकिन डाबर कुछ भी नया नहीं कर रहा था, वो वही पुराने टूथपेस्ट ही बेचा कर रहा था और चटनी चूरन बेच रहा था। लेकिन जो नए यंग स्टार्टअप्स आए उन्होंने फेस वॉश भी बनाया, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये भी बिल्कुल आयुर्वेदिक फेस वॉश है, आप इसे यूज करिए। और जो डाबर के लॉयल कस्टमर थे उनको इन स्टार्टअप्स के साथ अच्छे प्रोडक्ट लगे और वो उनके तरफ शिफ्ट हो गए। दोस्तों ये सिंपल सा रूल है, अगर मार्केट में वैक्यूम बनेगा तो वहां पे उसको फिल करने भी कोई आ जाएगा। इसी तरीके से नए स्टार्टअप्स आके डाबर का मार्केट शेयर खाना शुरू कर गए। इसको हम एक और एग्जांपल से अगर पॉलिटिकली समझने की कोशिश करें तो जहां भारत में कांग्रेस है, 2014 के बाद कांग्रेस से लोगों की जो डिमांड थी उसे कांग्रेस नहीं फुलफिल कर पाई, जिसकी वजह से मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। और इस वजह से आम आदमी पार्टी और इसके साथ ही बहुत सारी रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस का मार्केट शेयर खा लिया। कांग्रेस के वोट बैंक चले गए दूसरे पार्टीज के पास, क्योंकि कांग्रेस वो चीजें डिलीवर ही नहीं कर पा रही थी। यही कुछ स्थिति बन गई थी डाबर की भी यहाँ पे। तो यहीं पे डाबर ने डिसाइड किया कि वो अपने नए नैरेटिव के साथ वो यंग जनरेशन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट होंगे जो कि इजी टू यूज होंगे और बिल्कुल आयुर्वेदा से जुड़े हुए प्रोडक्ट होंगे। अब यहाँ पे डाबर के रीइन्वेंशन के तीनों रीजन समझने के बाद डाबर ये कर कैसे रहा है इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। एक्चुअली जो इंडिया का एडिबल ऑयल बिजनेस है वो 2014 में करीब $23 बिलियन का था। भारत का जो चाय का मार्केट है वो $677 मिलियन का है।
इसके साथ ही भारत का आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट भी $8 बिलियन का है। तो वो डाबर जो कि अभी सिर्फ अपने आप को $8 बिलियन के एक मार्केट में सीमित करके रखी हुई थी, वो अब मल्टीपल सेक्टर में निकलने की कोशिश कर रही है, जहां पे वो चाय भी बेचेगी, जहां पे वो अब लोगों को आटा भी बेचेगी, वो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स भी बेचेगी। तो इससे वो अलग अलग सेक्टर में एक्सपेंड करेगी। बेशक हो सकता है कि डाबर इसकी नंबर 1 ब्रांड न बने, लेकिन जितने सेक्टर्स में डाबर जाएगी, डाबर का मार्केट वैल्यू इतना ज्यादा है कि वो कुछ परसेंट मार्केट शेयर तो जरूर हासिल कर ही लेंगे। तो ये कंपनी के लिए एक विन विन स्ट्रैटेजी होगी। यहां पे डाबर अपने प्रोडक्ट्स के लिए पावर ब्रांड स्ट्रैटेजी भी यूज कर रही है। अगर हम देखें डाबर के टॉप 4 प्रोडक्ट कौन से हैं, तो वहां पे डाबर आंवला, डाबर वाटिका, डाबर रेड पेस्ट और रियल जूस, ये करीब इनका टर्नओवर $121 मिलियन से ज्यादा का है। और डाबर अपने 250 प्रोडक्ट्स में कुल 9 ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ के निकाल रही है जिनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, और उन प्रोडक्ट्स पे डाबर अपना एफर्ट डबल करने जा रही है। इसके साथ ही डाबर अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल ज्यादा नहीं है और कंपनी उस पर ज्यादा एफर्ट डाल रही है, उन प्रोडक्ट्स को डाबर पीछे लेने जा रही है। जैसे कि डाबर का एक बड़ा ही फ्लैगशिप प्रोडक्ट है डाबर च्यवनप्राश, जो कि बहुत ही सालों से मार्केट में बिक रहा है, लेकिन उसकी सेल इनकी ज्यादा नहीं है। तो डाबर उस पर अपना एफर्ट पीछे करके अपने बाकी जिन प्रोडक्ट्स में सेल ज्यादा है वहां पे एफर्ट लगाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे डाबर अब एक स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रही है, और आज से कुछ समय पहले तक डाबर सिर्फ मार्केट में हार्ड वर्क कर रही थी। इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आज की डेट में कैसी है और आपने इस बिजनेस केस स्टडी से क्या सीखा, आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को बिजनेस की अच्छी नॉलेज मिल सके, और लोग बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखेंगे तो कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया इंडिया में चेंज आएगा।